हेलो दोस्तों। तो अभी तक हमने जो देखा है कि किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक पास होता है, राष्ट्रपति की। क्यों पास होता है? और राष्ट्रपति का भी, जैसे कि अगर वित्त विधेयक पास हो गया है ना, तो राष्ट्रपति मना नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि पहले से ही उसकी अनुमति से ही वित्त विधेयक पास हुआ है, इसलिए। नेक्स्ट क्लास में अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या उपयोग में से कोई नहीं? तो इसमें वित्त आयोग संवैधानिक निकाय या संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग ये संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात 5 वर्ष की समाप्ति के बाद जब राष्ट्रपति आपसे समझे, राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा। एक वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग संवैधानिक इतर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि पहला वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो था केसी नियोगी। कब हुआ? तो 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, ये नहीं है ज्ञानी जैल सिंह, नहीं है वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। जनता पार्टी शासनकाल में 1977 से 89 के बीच नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, जो 1977 से 1982 तक इस पद पर रहे। ठीक है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की है? तो केवल 3 बार की है, एक बार नहीं। भारत में राष्ट्रपति अब तक 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है। 1962 में जब भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, और 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, और 1975 में आंतरिक अशांति। ये 1975 में ही इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति आपातकाल लगाया था। इसको ही बाद में नाम 44वें संविधान संशोधन में इसको नाम चेंज कर दिया गया और इसको बोल दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल घोषणा की थी? 1975 में देख चुके हैं। तो 1975 में राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति में लागू की गई, जो मार्च 1977 तक परिवर्तन में रही। इससे पूर्व 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय आपातकाल घोषणा की गई थी, परंतु ये युद्ध की स्थिति के कारण थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह स्थापित किया गया। निम्न में से भारत में वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद से नियुक्त हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी, अभी आप बताया था। नहीं, बाबू राजेंद्र प्रसाद। एक मिनट, बाद में राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति? बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकाल में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार तो संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त किए हुए थे, और उसके बाद 1952 और 1957 में राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारत के सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 53 में के अनुसार भारत संघ के रक्षा बलों पर सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, अर्थात राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति यानी कमांडर इन चीफ होगा। ठीक है, अब आर्टिकल कैसे इसको याद करें, देखते हैं। आर्टिकल, बाद में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देखो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को 18, ठीक है, और 5 और 3, 5 3 मिलकर 18 हो गए। ठीक है, ये तो मतलब ये तो कंफर्म कर लेंगे हम कि ये राष्ट्रपति का है। अब ये कैसे पता करेंगे कि मतलब कि ये सर्वोच्च कमांडर से, मतलब सर्वोच्च सेनापति से संदर्भित है? तो इसको देखने के लिए ऐसी, ठीक है, सेनापति या एस बोल सकते हो या सी, सा निकल रहा है ना,
एस या सी, और सी का मान होता है 3, ठीक है, और लास्ट में है 3। ओके, देखो पहले से जैसे कि बात आएगी, देखो हमको चाहिए है कि सेनापति हमको चाहिए कि भारत के मतलब राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च मतलब वो सेनापति किस आर्टिकल में है, यानी कि सभी संस्थाओं का सेनापति, यानी सभी जल थल और वायु का कमांडर इन चीफ, ठीक है, किस आर्टिकल में कहा गया है। तो देखो हम पहले से हम जब कमांडर इन चीफ या चीफ लिखेंगे तब सी आएगी, सेनापति लिखेंगे तो भी एस या सी आएगी, तो हम सी मानेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि सी, ठीक है, सी सी का मान है 3, ठीक है, रीजनिंग में सी को 3 बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अब जो भी आंसर आएगा ना वो 3 के बारे में आएगा। 53 हो सकता है, 63 हो सकता है, 73 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। अब हमको ये पता लग गया है कि लास्ट में जो भी आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब राष्ट्रपति देखेंगे। राष्ट्रपति को आर का मतलब होता है 18, तो 18 होता है ना, तो सिर्फ 8 को देखेंगे। 5 + 3 18, यानी 5 + 3 8 हो गए, और 5 + 3 8 हो गए, यानी कि जब सेना की बात करी जाएगी ना तो 53, इसको टिक मारेंगे और चल देंगे आगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा होगा, लेकिन आपको इसे याद करने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये है मैथमेटिकल तरीका, ठीक है। कि आप एक बार देख लोगे ना, मतलब देखो इस चीज़ को ना बहुत समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप मतलब आर्टिकल का पता लगा पाएंगे बिना याद करे, लेकिन आपको 2-4 बार तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा इसे। जब आप अच्छे से देख लोगे ना तो अपने आप ही आप समझने लगोगे, ठीक है। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? अब देखो 143 आजकल की लैंग्वेज में इसको आई लव यू भी बोलते हैं, ठीक है, आई लव यू, ठीक है। अब हम हमारे राष्ट्रपति से बहुत प्यार करते हैं। अगर देखो अगर राष्ट्रपति किसी से आई लव यू बोलेगा ना तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत का प्रथम नागरिक है, यानी फर्स्ट सिटीजन, ठीक है। ओके, तो अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना तो राष्ट्रपति लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और इस टाइम में ना देखो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से मतलब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि ये उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर उच्चतम न्यायालय ने एडवाइस दे दी तो राष्ट्रपति बाध्य होगा कि नहीं अब इसकी एडवाइस माननी ही माननी है। ये राष्ट्रपति खुद डिसाइड करेगा कि माननी है नहीं माननी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव विवादों का समझौता कौन करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है? यह उसका है मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को समझौता या विवादों की जांच विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एक में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 71 के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है। एकल हस्तांतरण मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है केवल 2 विकल्प, केवल 3 विकल्प। देखो इस टाइम जब एकल हस्तांतरित त्रिस्तरीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति कर सकता है, देखो जब इस टाइम के ऐसे चुनाव होते हैं ना तो वहाँ पर जितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं चुनाव के लिए उतने ही विकल्प होंगे, तो भरे जाने वाले पदों में से नहीं उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी, ठीक है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जैसा कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयता या विकल्प होते हैं, तथा
इसमें निर्वाचकगण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता क्रम के अनुसार मत दिए जाते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त हुआ है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाएगा और उसके जो मत है ना वो जो बाकी बचे हुए प्रत्याशी उनमें बांट दिए जाएंगे। यही क्रम आगे तक चलता रहेगा जब तक कि सबसे न्यूनतम कोटा प्राप्त ना हो जाए। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति जब पद अगर खाली हो गया है ना उसको भरने के लिए भारत का निर्वाचन आयोग निर्वाचक करेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए निर्वाचन आयोग का भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इस आयोग का प्रावधान संविधान अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इस आयोग के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने व उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो करता है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य, राज्यसभा अध्यक्ष। विदेशों को जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को संसदीय कार्य मंत्रालय करेगा। ये डिसाइड करेगा कि विदेशों को भेजे जाने वाले यानी कि जो विदेशों में संसद का प्रतिनिधि मंडल जा रहा है वो व्यक्ति कौन होंगे कौन नहीं होंगे ये डिसाइड करेगा संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि ये इसके कार्य क्षेत्र में आएगा। बाहर से विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए संसद सदस्यों का नामांकन स्वीकृत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संबंधित मंत्रालय एवं संसद के प्रमुख राजनीतिक दलों से सलाह के पश्चात किया जाएगा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। सही है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है तो उसको राष्ट्रपति कैसे बना सकते हो आप? यानी फिर तो वो अयोग्य हो गया ना, जब उसकी राज्यसभा में ही नहीं चल रही है। और राज्यसभा स्थायी सदन है ना कि अस्थायी सदन है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखो दोनों ही सही हैं। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन थे जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी। अभी बताया था ना ये, लेकिन 2 बार गलत बोल दिया था। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया। संजीव रेड्डी। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है, इनकी फाइट हुई थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कब हुई थी? 2007 में। 2007 वाले चुनाव में जो भैरव सिंह उपराष्ट्रपति थे तो इन्होंने पर्चा दाखिल किया था राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन इनको हराया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जो कांग्रेस की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में ठीक है। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, ये सब पॉलिटिकल व्यू रखते थे, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और ये साइंस रिलेटिव थे। ठीक है, और इनको ही पब्लिक प्रेसिडेंट बोला जाता है, पब्लिक प्रेसिडेंट या पीपल्स प्रेसिडेंट। देखो ये लिखा है पीपल्स प्रेसिडेंट। और ये रहे थे 2007 तक रहा, यानी कि जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई ना उससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है?
तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है? 352 के तहत। 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित होगा। ठीक है, देखो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44 संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह या बाह्य विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषित की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार 1962, 71 और 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1975 में सशस्त्र शांति विद्रोह मतलब अशांति विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संवैधानिक प्रणाली को के सफल असफल होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352 नहीं 356। संवैधानिक प्रणाली में असफल होने पर, यानी कि देखो 352 राष्ट्रीय आपातकाल जब बाह्य आक्रमण हो रहा हो या आंतरिक आक्रमण, और 356 ये है कि अगर हमारा कानून, हमारा नियम, हमारी कंट्री संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है ना, तो उस टाइम राष्ट्रपति शासन संविधान को किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 1956 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रणाली की असफल होने के पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो यह त्यागपत्र संबंधित करेगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, निम्न में किस राज्य में जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो झारखंड में 2009 में जनवरी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति शासन नहीं की जाती। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा वायुसेना और तीनों वायुसेना के अध्यक्ष ये सब राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश वायुसेना और थल सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो वही है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि ये लोकसभा के सांसद चुनेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को कितने आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 25 वर्ष नहीं है, 30 वर्ष भी नहीं है, 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आज शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 58। ओके, देखो हमको ज़्यादातर पता होता है कि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है ना कि राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या हैं और कौन से आर्टिकल में हैं। ठीक है, अर्हताएं बोल सकते हो, अर्हताएं और तब हमारे दिमाग में सबसे पहले हमको रटा आया है कि राष्ट्रपति पर कोई लाभ का पद ना हो, लाभ का पद ना हो। ठीक है, देखो लाभ मतलब एल 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 बराबर होता है 12, रीजनिंग में एक और जोड़ दिया, कितना हो गया? 13। ठीक है, अब अनुच्छेद पूछा जाएगा ना, तो 13, देखो 13, ठीक है, और 8 5 13 क्वेश्चन, और ऑप्शन में कैसे आएंगे? 5 6 5 7 5 10 5 5, तो इस टाइप से आप जो 5 और 8 8 5 13 को टिक लगाएंगे। ठीक है, कन्फर्म। देखो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है याद करने का, भूल जाओगे 2-4 दिन में अगर किसी से कनेक्ट नहीं करोगे तो। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित करती है? तो 35 वर्ष तो निर्धारित करती ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष हो सकती है, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा ही नहीं है, जब तक चाहो तब तक लड़ सको। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग किस विधि द्वारा अपनाई जाती है? यूएसए में नहीं, महाभियोग की अवधि सही है, यूएसए में जो महाभियोग लगाया जाता है। मैं सोच रहा था मतलब यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड में तो वो वंशानुगत होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए द्वारा लगाया जाता है, मतलब यूएसए के संविधान से अपनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को उपबंध कराया गया है। अब देखो इसको कैसे देखें, महाभियोग
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसका लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि इसका कोई होगा। इसका कुछ नहीं मिल रहा है, आपको याद करना पड़ेगा 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगर बाई चांस कभी कुछ मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया है, यहाँ से मिल सकता है। देखो, पहले तो यह राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से। ठीक है, यू का रीजनिंग में बोलते हैं यू को 18। ठीक है, नहीं, रीजनिंग में इसको बोलते हैं 21। SRS 17। ठीक है, यहाँ से छोड़ो, आप यहाँ से पकड़ो। ठीक है, R 18 होता है और तो S 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक है और दोनों मिला के अगर सात में से एक गया, पहले तो इसे एक लिख दो, और सात में से एक गया तो 6 आएगा। तो इससे दो चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। देखो, अगर हमको पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो पहले हम इस बात को देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है। तो वो लिया गया यूएसए से। ठीक है, ओके। यू का ये यू गायब कर दो और ए का ये गायब कर दो। ठीक है, अब आते हैं एस। एस मतलब होता है 17। ठीक है, एक है तो एक आगे बढ़ा दिया, सात में से एक गया 6 कर दिया। अब देखो 16 तो होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का आर्टिकल लगभग मतलब, ठीक है, 52 से आगे चलता है। तो आप इतना 16 भी नहीं लगाओगे, तो इसका मतलब है 61 में ही आप टिक करोगे। ठीक है, देख लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे ना और इस तरह से, तो आपको हो जाएगा। अब जितना कोशिश कर रहा हूँ उतना बताऊँगा, क्योंकि वरना भी ये सब तो याद करने पड़ेंगे और हमको भी पता है आपको याद होने नहीं है। तो बस किसी ना किसी तरह से इसे को पहचान लो कि आपको उत्तर कैसे निकालना है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त आयु है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तारीख को 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु पर कोई सीमा नहीं है। वह जब चाहे तब तक चुनाव लड़ सकता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु, कोई सीमा नहीं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं संसद दोनों सदन। संयुक्त, अगर यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, एस मतलब 17 और सत्र मतलब 17, ये बोलने में ही लग रहा है 17। ठीक है, अब यहाँ इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो देखो एक यहाँ छोड़ दिया, अब इसको देखो, एक यहाँ छोड़ दिया पहला वाला इसका एक, उसके बाद 0 लगाया, उसके बाद 7 और 1 8 कर दिया। ठीक है, तो 108। देखो, आप सब कुछ भूल जाओ ना तो इतना याद रखना कि संयुक्त सत्र, सत्र की बात की है, यानी कि सत्र से 17 निकल रहा है बोलने पर। ठीक है, तो एक आगे छोड़ दिया, उसके बाद 0 लगाया, उसके बाद 7 और 1 8 कर दिया। जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा।
संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल घोषणा की गई है? तो संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा की गई है, 52, 56 और 60। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं 3। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू हो? वित्तीय आपातकाल लागू 360 में होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये काफ़ी बार आता है क्वेश्चन। देखो आया भी है 10+2 2013 में और एसएससी में 2000, और ये क्वेश्चन आते रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको देखते हैं 360 वित्तीय आपातकाल। देखो वित्तीय आपातकाल है ना, लगभग वित्तीय को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे वी। ठीक है, इसको और इसको हटा दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा, यानी कि लास्ट में जहाँ भी जीरो आ जाए पहले आप उसको देखोगे। हो सकता है कि ऑप्शन में 360 और 370, 380, 390 भी दिया हो। ठीक है, तब आप क्या करोगे, तो अब देखो 36 इतना तो आप याद रख ही लोगे। ठीक है, 360, 300, 352, 56, 60 ये लगभग सबको याद होते हैं, लेकिन कौन सा किस में ये भूल जाते हैं कि वित्तीय आपातकाल 352 में है या 368, 352 में, 58 में, 60, 56 में है या 60 में है। तो इसके लिए आप याद रखना वहाँ है ना, तो ये जो लाइनें हैं ना ये हटा दो और बीच का जो गोला है ना उसको रख दो। बीच का गोला देखो किस में है, जीरो में है, बस इसी में है, तो इसका मतलब आंसर यही है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक लागू नहीं हुई? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ, बाकी तीनों बाकी लग चुके हैं। ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल स्थिति। ठीक है, आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 भारतीय इतिहास में 21 महीनों तक का समय है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्काल राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपात उपबंधों में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। 1975 घटित घटनाओं के भविष्य में पुनरावृत्ति न हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति जिसकी अभी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? वित्तीय आपातकाल स्थिति 360 के अंतर्गत है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद का पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे। और यह अधिकार किसने दिया, किस आर्टिकल में दिया है? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे? देखो पुनर्निर्वाचन है ना, तो इसको पी देखेंगे। देखो पी, और इसको देखो पी मतलब 16। ठीक है, 6 में से एक, अब देखो इसको 6 में से एक गया 5, और पहले इसको जोड़ो, इसका एक बार घटा दो, 6 और 1 7, यानी कि जोड़ना भी पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा। तब देखो पुनर्निर्वाचन, पुनर् की बात की ना, यानी पहले जोड़ो फिर घटाओ। ठीक है, कहते ना रिवर्सिबल प्रोसेस, इधर से इधर फिर इधर से इधर, तो यही है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रिवर्सिबल है, कहीं इधर से उधर जाएगा फिर उधर से इधर आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 357। पी से 16, यानी कि 16, 6 और 1 7, और 6 और 1 5, यानी 5 7। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा के पास हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है, जो संवैधानिक रूप से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करता है जिनका कि ब्रिटिश क्राउन रानी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति में विभिन्न विषयों पर स्थिति काफ़ी परिवर्तित है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो वो है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम पदाधिकारी राष्ट्रपति माना जाता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित
समसूचना को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के पूर्व शर्त बना दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पहले मनमर्जी लगा दिया जाता था, फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया। अब नाम करिए सशस्त्र विद्रोह। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जाता, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाएगी, उसके बाद इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास किया जाएगा। अब धन विधेयक देखते हैं। धन विधेयक लोकसभा में कोई भी धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत हो सकता है। इस प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। अब इसको कैसे रखेंगे? आर धन, एक मिनट, धन विधेयक को कुछ देखते हैं, राष्ट्रपति से नहीं। आप भी लोग देखिए, शायद कुछ बन जाए। ठीक है, आ गया। धन है ना, तो धा से दो, धा से डी और ना से एन। डी का मान होता है 4, एन का मान होता है, एन का मान होता है 15। देखिए बना कि नहीं बना, तो 19 हो गया फिर तो। 7 और 1 गिनाओ, ठीक है, ठीक है, 15 4 19। ओके, तो देखो, एक आगे बढ़ा दिया, उसके बाद 1 और उसके बाद 9। 11 आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद देखो लास्ट में कैसे जाएगा। 9 में से 2 गया, 7 बचे, यानी 11 में से जब 9 जाएंगे ना, यानी कि 1 2, यानी कि 3 संख्या है ना, इन दोनों को जोड़ दो और इनको इसको घटा दो। ठीक है, तो आंसर 117 आ जाएगा। और भी देखते हैं कि और भी शायद कोई दूसरा रास्ता हो। देखो लोकसभा में कोई भी धन विधेयक नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो वो रहता है 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रह सकता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। अब देखो अध्यादेश। अध्यादेश की बात की ना, अध्यादेश मतलब 1, तो अब 1 2 3। ठीक है, जब अध्यादेश की बात आएगी ना, तो आज से 1 निकलेगा, फिर उसके बाद 1 2 3। और 6 महीने का होता है ना अध्यादेश, तो 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि 1 2 3 आर्टिकल है, और कितने टाइम तक रहेगा? 6 महीने का। अगर 6 महीने से निकालें तो 1 2 3। भारत सरकार का संवैधानिक अधिकार अध्यक्ष कौन? संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। भारत सरकार के संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 53 में उपबंध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अभी बताया था 53 कैसे हुआ। ठीक है, सा से सी निकला, सी मतलब 3। ठीक है,
निम्न में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करेगा? राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान तो राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करेगा। 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना धारण करता है, अपना पद धारण करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। तो नहीं, संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुच्छेद 66 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, संसद द्वारा। तो संसद द्वारा देखो, संसद उपराष्ट्रपति चुनती है, ठीक है, और राष्ट्रपति महाभियोग संसद में लगाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त महाभियोग का संकल्प को सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। अब आते हैं संसद पर। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटिश से या स्विस संविधान से? तो 20 से, मतलब ब्रिटिश से। ब्रिटिश में अपर लोअर हाउस होते हैं ना, वही लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। बस आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में आगे संसद के बारे में देखेंगे।